स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड शैक्षिक अनुसंसाधन एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जो जैक के द्वारा निकाला गया है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के सेट 1 विषय विज्ञान। समय 1.5 घंटा का लिया जाता है, जो टेस्ट एग्जाम होगा तो उसी का मॉडल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होगा इसमें जानकारी लेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है, पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया है अवतल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो दर्पण वाला यूनिट जब पढ़े होंगे तो अच्छा से पता होगा कि जब दर्पण के बारे में जानेंगे तो वहाँ फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है F बराबर R/2। हम लोग का फॉर्मूला ही होता है F बराबर R/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 3 को देखते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए में है आवृत्ति, बी में है वेग, सी में है तरंगदैर्घ्य और डी में है इनमें से कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति, कि प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो उस टाइम आवृत्ति इसका भौतिक राशि होता है आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है तो उसका लेंस का क्षमता क्या होगा। मतलब अगर F बराबर 1 मीटर दिया हुआ है तो क्षमता P क्या होगा इसका। तो इसका P हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कि P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। P बराबर 1/F, तो 1/F का मान है 1, तो P का मान हो जाएगा 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 4 डायोप्टर क्षमता दिया हुआ है, अवतल लेंस है, 4 डायोप्टर क्षमता दिया हुआ है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। मतलब P का मान दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, तो P बराबर 1/4। और हम लोग जानते हैं कि क्षमता मीटर में होता है और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम लोग को मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका क्षमता क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 6 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी वाहन का अग्रदीप मतलब हेडलाइट के पास, हेडलाइट में जो दर्पण रहता है उस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी गाड़ी का हेडलाइट होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है हेडलाइट में, और पथ से दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का होता है। तो अग्रदीप बोलेगा तो अवतल दर्पण, अग्रदीप बोला गया तो अवतल दर्पण, और अगर पथ से दृश्य बोला जाता तो उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अग्रदीप बोल रहा है या फिर पथ से दृश्य बोल रहा है, तो हम लोग को ध्यान से देखना है इस जगह में। तो यहाँ पर बोला गया है अग्रदीप, तो अग्रदीप मतलब अवतल दर्पण होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है क्या है। मानव का नेत्र जो पढ़े होंगे यूनिट उसमें अच्छा से बताए होंगे सर कि जिस भाग में हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा आंख में प्रतिबिंब बनता है, एकदम पीछे साइड, याद होगा पीछे साइड बनता है, जिसको हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दृष्टिपटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, अगर निकट बिंदु बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर होगा। दूर बिंदु मतलब हम अनंत तक देख सकते हैं, निकट बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को क्या बोल दिया है दूर बिंदु, तो इसलिए क्या होगा अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी आंख को देखते हैं, कभी लाइट ज़्यादा आता है आंख में, कभी कम आता है, अगर हम लोग धूप की तरफ देखेंगे तो हमारे आंख उसको नियंत्रण करेगा कि हमको इतना ही प्रकाश आंख में लेना है। तो ये नियंत्रण कौन करता है। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का पुतली। जब पुतली होती ही होता है, जैसे हम लोग धूप में अगर देखना चाहेंगे तो हमारा पुतली खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आंख में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पुतली ही कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं कि किसी भी बीम को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो किताब में बताए होंगे सर कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं हमारे आंख से तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उल्टा वास्तविक। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट जो होता है ये ऊर्जा का होता है, कि ये कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। इसी से बिजली का मीटर भी इसी से आता है, बिजली का मीटर में जो बिल आता है ना, तो इसी के सूत्र से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कूलाम का एसआई मात्रक सबको याद होगा कि कूलाम का एसआई मात्रक क्या होता है। कूलाम का एसआई मात्रक
विद्युत नहीं, कूलाम्ब किसका एसआई मात्रक है, सॉरी, कूलाम्ब किसका एसआई मात्रक है, तो बताओ कूलाम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन जब होता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो जब विघटन होता है तो टूटता है, क्या होता है? टूटता है, तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। जब जल को विघटन करेंगे तो वियोजन अभिक्रिया होगा। इसमें विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दिए यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। यहाँ जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें कौन सा पदार्थ है जिसका उपचयन हो रहा है? देखो H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। और Cu के साथ ऑक्सीजन देखो हट रहा है, यहाँ जो Cu है ये Cu के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, तो Cu के साथ अपचयन हो रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा था उपचयन किसके साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो रहा है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो चित्र दिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया है? अगर साइंस का बुक देखोगे तो यहाँ पर ये बुक में है विस्थापन अभिक्रिया, तुमको वहाँ पर मिल जाएगा। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील है। यहाँ जो डूबा हुआ है कील ना, ये कॉपर सल्फेट का लिक्विड है, और यहाँ जो कील डूबा हुआ है ये लोहे का कील है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक मतलब नेचुरल जिसको बोला जाए प्राकृतिक, ये कौन सा सूचक है? तो इसका मिथाइल ऑरेंज सूचक का उदाहरण है। तो इनमें कुछ प्राकृतिक सूचक है ही नहीं, इसमें कोई प्राकृतिक सूचक है ही नहीं, तो कोई नहीं होगा इसका आंसर। 18 नंबर, किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वो निम्नलिखित में से क्या होगा? देखो हम लोग जानते हैं कि पीएच का मान 7 से अगर कम होता है तो ये अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षार होता है, जो कि 14 तक जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है 10, तो 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षार। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? ये चित्र तुम लोग का बुक में है, ठीक है ना? ये चित्र ध्यान से देखना, ये चित्र बुक में है। इसमें बोल रहा है, ये चित्र से पता चल रहा है, ये चित्र को जो देख रहे हैं इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हाथ जल रहा है। इससे पता चलता है कि किसी भी तरह का सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार वाले कोई भी बर्तन का चेतावनी का चिन्ह है, ठीक है ना? कि ये सांद्र अम्ल तथा सांद्र बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चेतावनी का चिन्ह है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो बताओ, तुम लोग को सबको पता होगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मतलब नॉर्मली ऐसे अगर देखा जाए, कुछ ऐसा एक अधातु है और वो द्रव अवस्था में होता है, बोलो तो कौन सा होता है? सबको पता होगा, बताओ बताओ। ये हो जाएगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अग्निशामक का बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी मतलब अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पर बना हुआ है? तो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? यहाँ पर जो 4 धातु दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। सबसे क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम है। तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? पृथ्वी में भूपट्टी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। उसको अयस्क बोला जाता है, ठीक है। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। प्रोपेनॉल में एल्कोहल समूह मौजूद है।
कौन सा? एल्कोहल। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है तो उस टाइम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है क्या? ऑक्सीजन ना छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा कि क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? देखो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि जड़ जड़ से जाइलम क्या करता है? पानी, खनिज लवण, ऊर्जा, ये खनिज लवण ये सब कहाँ लेके जाता है? पेड़ के ऊपरी की ओर लेके जाता है, पत्ती तक लेके जाता है। कहाँ? जब उनको भोजन बनता है वहां पर। और फ्लोएम क्या करता है? जो खाना बन जाता है उसको शरीर के चारों दिशा में, चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, सभी जगहों में लेके जाता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ऊपर और नीचे दोनों की ओर। के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एथिलीन। एथिलीन क्या करता है? फल को पकाने में मदद करता है। एथिलीन ये है जो फल को पकाता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सार्वित होता है। एस्ट्रोजन जो है वो सार्वित होता है अंडाशय में। ये अंडाशय में सार्वित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन सार्वित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। दिए गए चित्र में कौन सा दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ये चित्र देख के बताओ कि कौन सा जनन हो रहा है। तो इस तरह का चित्र अगर दिखेगा, इस तरह का अगर चित्र दिख रहा है, ये चित्र मुकुलन का है। ये चित्र मुकुलन का है। ये बुक में दिया होगा, तुम लोग का बुक में भी दिया होगा। पक्षी और चमगादड़ का पंख। पक्षी और चमगादड़ का पंख समजात अंग है। समजात एक ही जात का अंग है, एक ही जैसा दिखने में आता है। ठीक है, तो ये समजात अंग हो जाएगा। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल जो था वो अपना प्रयोग के लिए मटर का पौधा को चुना था। कौन सा पौधा? मटर का पौधा। इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक। उत्पादक उसको बोलते हैं जो पेड़, जैसे पेड़ पौधा हो गया, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो सांप तो है नहीं, मेढक तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? घास। घास जो है उत्पादक है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है द्वितीय पोषीय स्तर पर। द्वितीय पोषीय स्तर में शाकाहारी का निर्माण, प्रथम तो पेड़ पौधा घास ये सब प्रथम स्तर में आता है, और जो शाकाहारी का निर्माण होता है वो द्वितीय स्तर में होता है। ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। देखो ओजोन परत के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SA2 सल्फर डाइऑक्साइड और नेट। तो हम लोग का यहाँ पर इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है ओजोन परत को क्षय करता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ये हम लोग का फ्रिज को यूज करने में, फ्रिज का यूज करते हैं, और क्या बोलते हैं, AC जब यूज होता है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है वहाँ से ओजोन परत को क्षय करता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जीव मात्रा ऊर्जा क्या है? जीव मात्रा ऊर्जा। तो इसमें नाभिक की ऊर्जा जो होगा ये जीव मात्रा ऊर्जा नहीं है। जीव हम लोग का लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिक की ऊर्जा जो है वो नहीं है। नाभिक की ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा का न्यूनतम चाल कितनी होना चाहिए? तो इसका न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। तो पवन ऊर्जा का उपयोग होगा। धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसको बहुत अच्छी से एग्ज़ाम दें, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएं।